क्या दोस्तों आपको पता है दक्षिण मध्य क्यूबा में पहुंचे एक उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कोरोना मरीजों की भस्म से कहां एक पार्क बनाया जाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 6 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों पूरे मंथ की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सुर्खियों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। और यह बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में 150 गिद्ध देखे गए, जिसने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण योजना को प्रेरित किया है। और हाल ही में देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 किसने शुरू की है? तो हमारे भारत देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020-25 शुरू की है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने। और कौन सी दवा के कारण गिद्धों की मृत्यु हो जाती है? कौन सी दवा के कारण गिद्धों की मृत्यु हो जाती है? डिक्लोफेनाक के कारण से गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। और भारत में गिद्धों की मौतों के कारणों पर अध्ययन करने के लिए वर्ष 2001 में कहां एक गिद्ध देखभाल केंद्र यानी कि वल्चर केयर सेंटर स्थापित किया गया है? हरियाणा के पिंजौर में। कहां पर? हरियाणा के पिंजौर में यह गिद्ध देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है। और इसे हमारे प्रकृति के स्वच्छकर्ता भी माने जाते हैं गिद्धों को। और कुछ समय बाद वर्ष 2004 में गिद्ध देखभाल केंद्र को उन्नत यानी कि अपग्रेड करते हुए भारत के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, क्या गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई। कब? वर्ष 2004 में। और वर्तमान में भारत में 9 गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। पूरे भारत देश में कितने? 9 गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, जिनमें से 3 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इमेज आप देख सकते हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित किए जा रहे हैं। और यहां हमने जिक्र किया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, तो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए कुछ फैक्ट याद रख लीजिए कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। तो लोकेशन याद रख लीजिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और यह भारत में हिमालयी तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। और यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना कब होती है? मार्च 1994 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई। आपको यह साल भी याद रख लेना है, मार्च 1994। और यहां जब जिक्र किया गया है बिहार का, तो बिहार से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन पिछले मंथ में करंट अफेयर में था। हरित पर्व कहां मनाया जाएगा? बिहार में इसी मानसून की सीजन में हरित पर्व मनाया जाएगा। और हरित पर्व का उद्देश्य क्या है? बिहार का हरित आवरण तकरीबन 15% से बढ़ाकर 17% करना है, क्योंकि जब से यह बिहार में से दोस्तों कौन सा राज्य? झारखंड का गठन हुआ है, तो ज्यादा जो जंगल का हिस्सा है वो झारखंड में चला गया। और इसलिए बिहार में जो जंगल का आवरण होना चाहिए वो कम है, यानी कि यह हरित आवरण को बढ़ाने के लिए यह हरित पर्व का आयोजन किया गया है। और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने हरित पर्व मनाकर 5 करोड़ पौधारोपण करने के लिए बिहार वासियों को आह्वान किया है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कोरोना मृतकों की भस्म से कहां पार्क बनेगा?
दोस्तों पहली बार हमारे भारत देश में कोरोना मृतकों की राख से एक पार्क का निर्माण किया जाने वाला है, लेकिन कहां पर? मध्य प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में भदभदा विश्राम घाट में, कहां पर? यह भदभदा विश्राम घाट में 15 मार्च से 15 जून तक 90 दिनों की अवधि के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार 6000 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। क्या? पिछले 3 माह में यह भदभदा विश्राम घाट में तकरीबन 6000 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, और जिसके कारण यहां तकरीबन 21 ऐसे ट्रक यहां भस्म हो गई है। तो करीब 21 ट्रक भरकर भस्म विश्राम घाट में जमा हो गई है, और इस भस्म का खाद के रूप में उपयोग कर भदभदा विश्राम घाट में ही 12000 वर्ग फुट की जमीन पर एक पार्क विकसित किया जाएगा। दोस्तों कोरोना मृतकों की स्मृति में एक बहुत ही अच्छा पार्क का निर्माण किया जाने वाला है, और तकरीबन 12000 वर्ग फुट की जमीन पर यह पार्क विकसित किया जाएगा। किसकी याद में? कोरोना मृतकों की याद में। और इस पार्क को जापान की मियावाकी तकनीक के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इमेज आप देख सकते हैं। तो यह जापान द्वारा विकसित एक मियावाकी तकनीक है। यह मियावाकी तकनीक का उपयोग करते हुए यह पार्क का निर्माण किया जाएगा, और जो भस्म होती है इसमें फास्फोरस होती है। क्या? फास्फोरस। और यह जो पौधा है इसको ग्रोथ करने में काफी मदद रूप बन सकती है। तो मियावाकी तकनीक के आधार पर यह विकसित किया जाएगा पार्क, और इसमें करीब 3500 से 4000 पौधे लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण से संबंधित कौन सी योजना शुरू की थी? इस क्वेश्चन को लेकर भी पिछले माह में मध्य प्रदेश करंट अफेयर में रहा था। मध्य प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण से संबंधित कौन सी योजना? अंकुर योजना लॉन्च की थी, और अंकुर योजना से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार भी घोषित किया गया। क्या? प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति पौधारोपण करता है, फोन में इमेज कैप्चर करके एक एप्लीकेशन वायुदूत नामक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, इन पर यह इमेज अपलोड करनी होगी, और ऐसे व्यक्तियों को यह प्राणवायु पुरस्कार मिलेगा जिन्होंने सबसे ज्यादा पौधारोपण किया है और 1 माह तक यह पौधे की देखभाल भी की है। तो याद रखो, अंकुर कार्यक्रम जन सहभागिता से चलेगा यह वृक्षारोपण अभियान, और प्राणवायु अवार्ड से चयनित विजेता होंगे सम्मानित। गूगल प्ले स्टोर पर यह वायुदूत एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उन पर आपको पंजीकरण करना अनिवार्य है। और इस मानसून में चलेगा अंकुर कार्यक्रम। धरती को हरा भरा बनाने का यह संकल्प लिया है यह शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। तीसरा क्वेश्चन, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया? हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संबोधित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा किया, जहां भारत ने कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जन सेवा के तौर पर पेशकश की, ताकि वे अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को संचालित कर सके। यानी कि हमारे भारत देश में जो भी व्यक्ति का कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन कहां पर? कोविन पोर्टल पर किया जाता है। बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और इसीलिए दूसरे देशों ने भी यह हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसकी मांग की है। तो कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया और पनामा सहित करीब 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए यह कोविन जैसी प्रणाली में दिलचस्पी दिखाई है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वर्तमान सीईओ कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, डॉक्टर RS शर्मा। कौन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वर्तमान सीईओ डॉक्टर RS शर्मा। और भारत सॉफ्टवेयर को निःशुल्क साझा करने के लिए तैयार है। यानी कि सभी देशों को हमारा यह कोविन जो सॉफ्टवेयर है वो निःशुल्क साझा करेगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यह हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने। और विदेश सचिव कौन है? HV श्रृंगला। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कौन है? राजेश भूषण। तो यह महत्वपूर्ण पदाधिकारी के नाम भी आपको याद रख लेने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में एक सैन्य विमान
दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इमेज में आप देख सकते हैं यह विमान का मलबा। तो हाल ही में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देश का नाम है फिलीपींस और फिलीपींस का यह पहला इतना बड़ा हादसा है जहां पर इस तरह का एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस के दक्षिणी प्रांत में सैन्य कर्मियों को ले जाते समय वायुसेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 42 सैनिकों और 3 आम नागरिकों की मौत हो गई, क्योंकि एक जो नारियली का खेत था तो वहां पर यह जाकर गिरा विमान और जो खेत में काम कर रहे थे ऐसे 3 आम नागरिकों की भी मौत हो गई है। तो इस विमान में सवार सैनिकों को इस्लामी आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और यह देश की वायुसेना के इतिहास में सबसे भीषण हादसा है। क्या यह देश की फिलीपींस की वायुसेना के इतिहास में सबसे भीषण हादसा है और यह विमान सुलू प्रांत में जोलो हवाई अड्डे के बाहर दोपहर को नारियल के खेत में हादसे का शिकार हुआ। और हादसे का शिकार हुआ इस विमान का नाम क्या है? लॉकहीड C-130 हरक्यूलस। और यह किसने दिया था दोस्तों? अमेरिका ने दिया था। तो हादसे का शिकार हुआ लॉकहीड C-130 हरक्यूलस फिलीपींस को सैन्य सहायता के रूप में इस साल सौंपे गए अमेरिकी वायुसेना के 2 विमानों में से एक था जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और यहां हम फिलीपींस की बात करते हैं तो फिलीपींस से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन पिछले माह में करंट अफेयर में था। हाल ही में WHO और यूनिसेफ ने किसको पोलियो मुक्त घोषित किया है? फिलीपींस देश को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और तब भी मैंने आपको फिलीपींस के बारे में बताया था। और पिछले साल यह फिलीपींस में एक तूफान आया था। तूफान का नाम क्या था? फानफॉन। फानफॉन ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई थी। तो देखो फिलीपींस में आए किस समुद्री तूफान ने पूरे देश में भारी तबाही मचाई? इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए फानफॉन। और फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 7107 द्वीपों से मिलकर यह देश बना है। यानी कि 7107 द्वीपों से मिलकर यह फिलीपींस देश बनता है, जिसकी कैपिटल का नाम है मनीला। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मनीला के मंडालुयोंग शहर में स्थित है। तो फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते। इमेज में आप देख सकते हैं। फिलीपींस की करेंसी है पेसो और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला के मंडालुयोंग में स्थित है। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया? क्या वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? देश का नाम नहीं बल्कि राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। बोले तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में समाप्त हो रहे सप्ताह भर के वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। और अपने ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया है। यानी कि हरित आवरण बढ़ाने के लिए यह बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश की जन भागीदारी से सरकार ने यह काम पूर्ण किया है। और यहां बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की यह चंद्रो तोमर हाईलाइट में रही। क्या? चंद्रो तोमर शूटर दादी ढिचकांव। शूटर दादी के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा किसने की? आंध्र प्रदेश सरकार ने? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने शूटर दादी के नाम पर एक शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की है। और शूटर दादी जिन पर एक फिल्म भी बनी है। क्या? एक फिल्म भी बनी है। शूटर दादी का नाम क्या है? चंद्रो तोमर, जिसका हाल ही में निधन हुआ, इसीलिए करंट अफेयर में आई है। और स्मार्ट मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी को विकसित करने में राज्य पुरस्कार श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों एक सप्ताह पहले इसी क्वेश्चन को लेकर भी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में आया, क्योंकि स्मार्ट मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी को विकसित करने में राज्य पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। कौन? उत्तर प्रदेश। और निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं के इलाज को लेकर हर जिले में एक अस्पताल आरक्षित किया?
कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गर्भवती महिलाओं के लिए प्रत्येक जिले में एक अस्पताल आरक्षित किया। और देश का पहला वर्चुअल मॉल कहां खुलेगा? उत्तर प्रदेश में खुलेगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो पिछले सप्ताह या तो मंथ में करंट अफेयर में थे, याद रख लिए। वेरी नाइस। छठा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस शहर में नई वैक्सीन जांच प्रयोगशाला की स्थापना को स्वीकृति दे दी है? हमारी केंद्र सरकार ने हाल ही में हैदराबाद शहर में नई वैक्सीन जांच प्रयोगशाला की स्थापना को स्वीकृति दे दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद। केंद्र सरकार ने हैदराबाद में नई वैक्सीन जांच प्रयोगशाला की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। और यह घोषणा किसने की? हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह घोषणा की। और इस प्रयोगशाला के लिए धन कहां से आवंटित किया गया है? पीएम केयर्स फंड से इस प्रयोगशाला स्थापना करने के लिए धन आवंटित किया गया है। और यह प्रयोगशाला हैदराबाद के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में, कहां पर? हैदराबाद के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में बनाई जाएगी। और यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करेगी। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पुणे के नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजीज में 2 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। कहां पर? एक तो पुणे में और दूसरी हैदराबाद में। और इन दोनों का उपयोग टीके की जांच और गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के तौर पर किया जाएगा। यानी कि जो भी कोविड-19 के टीके विकसित किए जा रहे हैं, तो यह कितने सक्सेसफुल है, इसकी जांच और गुणवत्ता नियंत्रण करने हेतु केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में यह काम करेगा। 7वां क्वेश्चन, निपुण भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? निपुण भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? यदि आपको याद है कि निपुण भारत अभियान का संबंध शिक्षा से है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। शिक्षा बोले तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत अभियान का हाल ही में शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक बोले तो हमारे वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और निपुण भारत अभियान कार्यक्रम के दौरान निपुण भारत के बारे में एक लघु वीडियो, प्रशंसा गीत और कार्यान्वयन दिशा निर्देशों भी जारी किए। और इसमें अध्ययन और प्रवीणता पर जोर दिया गया है। किस पर? अध्ययन और प्रवीणता पर जोर दिया गया है यह निपुण भारत अभियान में। और निपुण भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का महत्वपूर्ण यह प्रयास है। और यह निपुण भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणना प्रवीणता हासिल करने में सक्षम बनाना। तो यह हमें याद रख लेना चाहिए कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणना में प्रवीणता हासिल करने में सक्षम करना। 8वां क्वेश्चन, हरिभंगा निम्न में से किसकी एक विशेष किस्म है? दोस्तों, हरिभंगा की इमेज मैंने आपके सामने यहां रखी होती तो आपको आंसर पता चल जाता, लेकिन जानबूझकर इमेज नहीं रखी गई है। और यह हरिभंगा दोस्तों किसकी एक विशेष किस्म है? आपको मैं दिखाऊंगा तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ओके, हाल ही में सीजन खत्म होने जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जारी है। हरिभंगा एक आम की किस्म है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रसीले आम हरिभंगा। और यह करंट अफेयर में क्यों आए? क्योंकि हाल ही में दोस्तों एक मैत्री के तौर पर शेख हसीना जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को 2600 किलोग्राम यह हरिभंगा आम भेजे हैं। कितने? 2600 किलोग्राम। तो भारत को बांग्लादेश से 2600 किलोग्राम स्वादिष्ट आम उपहार स्वरूप मिले। दोनों देशों के बीच मैत्री के प्रतीक के रूप में आमों की यह खेप पहुंची है भारत देश में। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं के लिए हरिभंगा आम की एक विशेष किस्म हमारे भारत देश में भेजी है। 9वां क्वेश्चन, के.एन. भट्टाचार्य जी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने? दोस्तों, जिस तरह हमारी केंद्र सरकार में यानी कि संघ सरकार में लोकपाल होते हैं, इसी तरह राज्य में होते हैं लोकायुक्त। के.एन. भट्टाचार्य जी हाल ही में त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। वयोवृद्ध अधिवक्ता
कल्याण नारायण भट्टाचार्य, शॉर्ट में कहे KN भट्टाचार्य। पूरा नाम है कल्याण नारायण भट्टाचार्य को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद पर 3 साल तक के लिए 1 जुलाई से नियुक्त किया गया है। यानी कि कल्याण नारायण भट्टाचार्य 3 साल तक के लिए त्रिपुरा के लोकायुक्त रहेंगे। और त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है। 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। और भट्टाचार्य राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। गुजरात और गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहले लोकायुक्त थे। तो यह फैक्ट याद रख लो, गुजरात और गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहले लोकायुक्त थे और भट्टाचार्य त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त है। और यहां बात करते हैं त्रिपुरा के, तो मैप में देखिए पूर्वोत्तर का यह राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा का गठन कब होता है? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन। त्रिपुरा की कैपिटल का नाम है अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल है रमेश बैस और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देब। इमेज में आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, दक्षिण मध्य क्यूबा के पास पहुंचे उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? हाल ही में दक्षिण मध्य क्यूबा के पास पहुंचे यह उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम है एल्सा। क्या? एल्सा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्सा। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा 3 जुलाई 2021 को मजबूत हुआ और इसका केंद्र दक्षिण मध्य क्यूबा के पास था। और नेशनल हरिकेन सेंटर, क्या? नेशनल हरिकेन सेंटर के आंकड़ों के अनुसार अधिकतम निरंतर हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चल रही थी। तो दोस्तों हाल ही में हमारे भारत देश में एक तूफान आया था, चक्रवात आया था, आपको नाम याद है, जिसने केरल, कर्नाटक, साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही मचाई थी। 3 अक्षरों का नाम था, मैंने आपको डिटेल में बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ साथ यह भी लिखिए कि यह चक्रवात का नामकरण किसने किया था। ओके, बात करते हैं एल्सा तूफान की। एल्सा एक सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरेबियन और दक्षिण पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्सों को प्रभावित करेगा। और 29 जून को एल्सा की पहली बार नेशनल हरिकेन सेंटर द्वारा उष्णकटिबंधीय लहर के रूप में निगरानी की गई थी। और एल्सा तूफान 2005 में तूफान एमिली, 2005 में एक तूफान आया था जिसका नाम था क्या? एमिली। एमिली के बाद पूर्वी कैरेबियन सागर में जुलाई का सबसे मजबूत तूफान है यह एल्सा, जो हाल ही में आया। और यह सबसे तेज गति से चलने वाला अटलांटिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस झील में नाव की सवारी करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को स्थानांतरित किया गया है? क्या? हाल ही में एक झील में नाव की सवारी करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को स्थानांतरित किया गया है। किस झील में? नाम है पंचमोली झील। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंचमोली झील। किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पंचमोली झील से पिछले 2 दिनों में 194 मगरमच्छों को स्थानांतरित किया गया है। पंचमोली झील में नाव की सवारी करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को स्थानांतरित किया गया है। और पंचमोली झील केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के पास स्थित है, तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज में। और यह झील एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है और इसमें बड़ी संख्या में मगरमच्छ थे जो पर्यटकों के लिए खतरा थे। इस झील को सरदार सरोवर बांध के डाइक 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखो, पंचमोली झील को डाइक 3 के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जब जिक्र किया है हमने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का, यानी कि एकता का प्रतीक है हमारा यह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यह भारतीय राजनेता, स्वतंत्रता कार्यकर्ता और प्रथम उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। और यह मूर्ति गुजरात में स्थित है। कहां पर? नर्मदा नदी में, साधु द्वीप पर। और इसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में जाना जाता है जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और गुजरात के विधानसभा सदस्यों की संख्या भी कितनी है? 182 मीटर। और यह कहां पर है? केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है। 12वां क्वेश्चन,
दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक कौन बना? हमारे भारत देश का दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक बन गया है इंडियन ओवरसीज बैंक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरे सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक 51,887 करोड़ रुपए के एम कैप के साथ है, जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक जिसकी यह एम कैप है 46,411 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी यह एम कैप है 44,112 करोड़ रुपए। तो यह क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। पंजाब नेशनल बैंक तीसरे स्थान पर और बैंक ऑफ बड़ौदा चौथे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? चेन्नई में। इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, इमेज में आप देख सकते हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? तो यहां पर देखिए, नाम थोड़ा लंबा है, एम चिदम्बरम चेट्टियार। कौन? इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक एम चिदम्बरम चेट्टियार। और इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब होती है? 10 फरवरी 1937 चेन्नई में इसकी स्थापना होती है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने नए तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक पूरा किया? हाल ही में चीन अपना एक अलग स्पेस स्टेशन बना रहा है और चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने 7 घंटे का स्पेस वॉक किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने 4 जुलाई 2021 को चीन का पहला अग्रानुक्रम स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में नए तियागोंग स्टेशन तियागोंग स्टेशन के बाहर 7 घंटे तक काम किया। और तियागोंग का निर्माण चीन के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम में से एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। जून 2021 में यानी कि पिछले मंथ में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया था और इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री 3 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे, जिसे चीन का अब तक का सबसे लंबा क्रू मिशन कहा जा रहा है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? गुजरात के अहमदाबाद की माना पटेल टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है। इसी तरह तैराकी में हमारे 3 सदस्य हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तीनों के बारे में कल मैंने आपको बताया था, सही है ना? चलिए, इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है प्रहलाद कुमार, गोहेल भूपत, लीला कटारा, श्याम भेसाणिया, गुणवंत वनजारा, रविंद्र भानवर, कंजरिया रश्मिता और रिंकू। इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। बहुत से फ्रेंड ने गुजराती में आंसर दिया है। और राजेश कटारा, वसावा दिव्येश, राधा जोरा, विजय शिलू, सुलेंद्र नायक, चौधरी सोनल, आशीष सिंगल और जनक लालकिया, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है माना पटेल। और मकवाना जिगर, उन्होंने लिखा है टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक बन गई है माना पटेल। वो गुजरात के अहमदाबाद से है। डिटेल में आंसर लिखने के लिए थैंक यू सो मच मकवाना जिगर। और कल्पेश मफाजी ठाकुर और निकुल रबारी ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? क्या अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? सही ऑप्शन चुन लिया? ओके, तो आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आपसे एक छोटी सी उम्मीद करता हूं, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।